तो हम लोग देख लिए थे 21 नंबर प्रश्न। अब 22 नंबर प्रश्न की बारी है और 22 नंबर प्रश्न में कहते हैं कि 1955 के वर्सा संधि में कौन से देश सदस्य नहीं था। यानी 1955 में जो वर्सा पैक्ट की स्थापना हुआ था, वर्सा संधि, इसमें से कौन एक देश जो है वो शामिल नहीं था। ऑप्शन आपको दिख पा रहा है। ऑप्शन 1 है आपका कि सोवियत संघ, दूसरा है पोलैंड, तीसरा है पश्चिमी जर्मनी और चौथा है आपका पूर्वी जर्मनी। फटाफट से बताएंगे। सोवियत संघ तो खुद है, यही तो वर्सा पैक्ट, वर्सा संधि कर रहा है। पोलैंड भी इसी में है, पूर्वी जर्मनी भी इसी में है, लेकिन जर्मनी का पश्चिमी वाला नहीं है, क्योंकि पहले बताए थे कि इधर यूएसए है, इधर आपका सोवियत संघ यानी यूएसएसआर और बीच में केंद्र बिंदु में जर्मन है सर। और जर्मन में एक आपका बर्लिन का दीवार कौन बनाता है, ये। तो इधर वाला जर्मन के ये भाग हो गया पूर्वी जर्मन, और ये पश्चिमी जर्मन पर किसकी सेना है, तो इसकी है। तो पश्चिमी जर्मनी वाले भाग जो है सर, ये वाला भाग है वो इसमें शामिल नहीं है। तो यही तो पूछ रहा है, एकदम मैप में रखेंगे दिमाग में तो किसी तरह से प्रश्न आएंगे, एकदम बचेंगे ही नहीं। तो ये हम लोग शीत युद्ध के दौर के देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। फटाफट से देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो है 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसको एकदम तुरंत फिनिश कर करके और हम लोग बढ़ जाएंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पे। तो फटाफट से देखेंगे। पहले प्रश्न है आपका कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराया था। अब आपको बताना है कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार को कब गिराया था। ऑप्शन 1 देख पा रहे हैं आप 1946 ईस्वी, दूसरा है 1947 ईस्वी, तीसरा है 1979 ईस्वी और चौथा है 1991 ईस्वी। फटाफट से बताएंगे। बर्लिन दीवार के बारे में बात कर ले तो जब गुट निरपेक्ष के आंदोलन की स्थापना हो रही 1961 में, उसी टाइम में सोवियत गणराज्य के द्वारा जो है वो 61 में बर्लिन दीवार को बनाया जाता है और इसका जीवन काल 28 वर्षों तक रहता है। 1989 ईस्वी में बर्लिन दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने गिरा देती है। तो यहाँ पे ए का सी ऑप्शन जो सर वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न है, दूसरा है आपका, ध्यान से सुनेंगे। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, एकदम उसी से रिलेट क्वेश्चन आ गया। बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी, 1961 में, 1951 में, 1971 में या फिर 2001 में। तो बर्लिन दीवार बनाई कब गई थी, तो ये अभी देखें हम लोग 1961 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले। तो अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया, 1990 में, 1991 में, 1989 में या फिर आपका 1992 में। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1992 होगा, ये 1989 आप समझिएगा, या फिर 1991 होगा, या 2000 ईस्वी। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1990 में शॉक थेरेपी वर्ल्ड बैंक ने, याद रखेंगे, आघात पहुंचा करके उपचार करना, यानी जिसको शॉक थेरेपी कहते हैं, ये वर्ल्ड बैंक कहा था सोवियत संघ जब उसका विघटन होने शुरू हो गया तब। चलिए अगले हम लोग प्रश्न की ओर देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था, ये आपको बताना है। अभी कुछ देर पहले देखे थे, आपको फिर से बताना है सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था। ऑप्शन 1 है पोलैंड, दूसरा है यूगोस्लाविया, तीसरा है पूर्वी जर्मनी और चौथा है सर अल्बानिया। तो सोवियत संघ से सबसे पहले अलग होने वाले अगर देशों की बात कर ले तो ये आपका कौन है, तो ये यूगोस्लाविया है। ये यूगोस्लाविया हट कर करके और 1961 में गुट निरपेक्ष वाले में चले जाते हैं। तो ये चौथा के बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो 5वें नंबर प्रश्न जो है, ये 5वें नंबर प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। 5वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले सर, तो यहाँ 5वें नंबर प्रश्न जर्मन का एकीकरण कब हुआ था। ध्यान से सुनेंगे। 1979 ईस्वी में, 1989 में या फिर 1991 में, 1993 में या फिर 1992 में। फटाफट से बताएंगे 5वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट से यहाँ जवाब देंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे 1991 ईस्वी में जर्मन का एकीकरण। तो यहाँ पे 5वां की याद रखेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो ये है कि लेनिन का जीवन काल माना जाता है 1870 से 1924 ईस्वी, 1870 से 1954 ईस्वी, 1870 से 1934 ईस्वी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लेनिन के बारे में बात कर ले, जो रूस में समाजवाद के संस्थापक जनक माने जाते हैं, मार्क्सवाद के संस्थापक हो। अब ये ध्यान से सुनेंगे। लेनिन के जीवन काल पूछ रहा है तो 1870 में इनका जन्म हुआ था और 1900 सब जानते हैं 1924 में इनकी मृत्यु हुई थी। 10वां के लिए तो एकदम हिट प्रश्न रहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न पर अगर हम बात कर लें
अगले प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का आरंभ हुआ 1945, 1962, 1946 या 1964। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कोल्ड वार चल रहा है भाई, ये कोल्ड वार का प्रारंभ कब हुआ शीत युद्ध का? तो सही जो जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1945। तो 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एकदम कल के आज हम तैयारी एकदम बढ़िया कर लेना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे सर। 8 नंबर प्रश्न को कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, बताइए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, इसको बताना है। ऑप्शन ए की बात कर ले तो ऑप्शन ए है 25 दिसंबर 1991, दूसरा है 25 दिसंबर 1990, तीसरा है 25 दिसंबर 1992, तीसरा है 25 दिसंबर 1993। तो सोवियत संघ के विघटन के बारे में बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका 25 दिसंबर 1991। बिल्कुल सही जवाब है। केवल सब चीज पढ़ा हुआ होगा शायद आपको, तो एक एक बार प्रश्न को केवल देखते चलेंगे, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न लिए हैं एकदम इजी प्रश्न है और आपके चैप्टर से लिए गए हैं। बहुत ज्यादा आपको प्रश्न नहीं करा रहे हैं, हर चैप्टर से बस 10, 15, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम करा रहे हैं आपको, और सारे 20-20 क्वेश्चन अगर 15, 20 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो लगभग अभी हम आपको एक बुक कवर करा देंगे। तो केवल आपको वीडियो सीरीज में बना रहना है और आराम से देखते रहना है। चलिए 9वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो कहते हैं कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की है? कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंजिल्स ने, या फिर लेनिन ने, या फिर स्टालिन ने? तो 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की जो स्थापना है वो कौन की है? तो वो सब जानते हैं कि वो लेनिन ने की है। तो 9वां के यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सर वो बिल्कुल 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 सही हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो ये आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि सोवियत, बढ़िया से देखेंगे कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ स्टालिन, कोसिजिन, या फिर बुल्गारिन, या फिर है मिखाइल गोर्बाचेव। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बोले या फिर सोवियत संघ के अंतिम महासचिव बोले तो ये हो जाएंगे आपके मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले। 11 नंबर प्रश्न है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बड़े तरह के जो ऑप्शन वाले होंगे ज्यादातर बहुत कम दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस तरह के प्रश्नों पे डायरेक्ट आपको आंसर करा दें, ध्यान देंगे बातों को। तो यहाँ पे याद रखेंगे 11 का आपका सी ऑप्शन ध्यान देंगे सही हो जाएगा कि जनता को आर्थिक आजादी थी। ये ध्यान से सुनेंगे, जनता को आर्थिक आजादी थी, ये कथन सर बिल्कुल गलत होगा, गलत ही चुना जा रहा है, गतल लिखा गया है, आप समझिएगा गलत। ठीक है, क्योंकि सोवियत गणराज्य के बारे में बात कर ले तो इसकी काफी सारी विशेषता थी कि यहाँ पे किसी भी तरह से जो है लोगों की जो बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे भोजन है, मस्त आवास हो, कपड़ा वगैरह हो, ये सारा चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीजें एकदम रियायती, एकदम कम से कम दरों पर अवेलेबल कराई गई थी। ये सोवियत संघ की विशेषता है कि वहाँ एक छोटी सी सुई से लेकर के कार से लेकर के हवाई जहाज तक की बनाने की कारखाने वहां थी, और खनिजों के मामले में एकदम धनी था सोवियत संघ। लेकिन इसमें एक अगर निगेटिव पॉइंट्स को देखें, नकारात्मक यानी अगर हम कमियां को देखें तो ये भी है कि वहां पे जनता को पूरी रूप से आर्थिक आजादी नहीं दी गई थी। तो ये गलत चुनना है, तो यहाँ पे 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, फटाफट से देखेंगे, ये लास्ट ही है, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर के ऊपर में आ जाएंगे। और चलिए फटाफट से देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय शीत युद्ध के बाद, यानी उपरांत का मतलब होता है बाद ही, ध्यान से सुनेंगे, 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई। वो 2 महाशक्तियां कौन सी थी? फटाफट से बताएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर करके 1945, याद रखेंगे, इस तरह से भी छोटे छोटे प्रश्न आ जाएंगे। 2 महाशक्तियां कौन उभर के आई? ऑप्शन 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, गलत हो जाएगा। सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 की अगर बात कर ले सर तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो बिल्कुल सभी प्रश्न एकदम करा रहे हैं, इसीलिए लाइक एकदम देते रहेंगे। आप आपके लिए कोई प्रश्न छोड़ नहीं रहे, चूंकि अब छोड़ेंगे अगर कोई प्रश्न में आप फंस जाएंगे तो फिर क्या होगा आपका। तो अंतिम घड़ी है, इसीलिए कोई प्रश्न हम आपके लिए छोड़ नहीं रहे, सभी प्रश्न का आंसर एकदम बाखूबी ढंग से और सही उत्तर के साथ दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे चैप्टर को। तो तीसरा चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इससे जो जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं वो एनसीईआरटी के जितने प्रश्न होते हैं सबको लिए गए हैं। अब पहला क्वेश्चन है शीत युद्ध का अंत कब हुआ? एकदम इजी आएगा, 1991 में, 1891 में, 2001 में, या इनमें से कोई नहीं। तो सब जानते हैं कि शीत युद्ध का अंत सोवियत संघ के विघटन के दौरान हो जाता है 1991 में। तो पहला के यहाँ पे
का ऑप्शन यानी ए ऑप्शन ही सही है। चलिए सेकंड बात कर ले तो सर सेकंड है कि न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? 1 सितंबर 2001 को, 1 सितंबर 2003 को या फिर सितंबर 2005 को? ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित जो वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर था, इसमें याद रखेंगे आतंकवादियों का जो हमला होता है वो सितंबर 2001 ईस्वी को होता है। तो यहाँ पे सेकंड का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड नंबर अगर प्रश्न की बात कर लें तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर किसी न किसी देश की राजधानी नहीं है? निम्न में से कौन एक शहर है जो किसी देश की राजधानी नहीं है? बात कर ले ऑप्शन 1 है चेन्नई, बगदाद, तेहरान और डरबन। तो यहाँ पे देखते ही पता चल जाता है कि चेन्नई कोई देश का जो है वो राजधानी नहीं है। चेन्नई तो भारत में आता है और भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है। चेन्नई तो एक तमिलनाडु की राजधानी पड़ती है और यहाँ देश की राजधानी तो ये याद रखेंगे इराक की राजधानी बगदाद है। इस तरह से आपको याद रखना है। डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 4 नंबर प्रश्न है किस देश के 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा कर करके और इराक पर आक्रमण किया? बड़ा हिट प्रश्न है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके यानी यूएनओ की बात न मान कर करके और ये इराक पर क्या कर दिया भैया? हमला। ऐसा कौन कर सकता है? अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस। फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये जो होगा आपका अमेरिका ही जो है यूएनओ की बातें ना सुनते हुए और फाइनली इराक पर हमला कर दिया था। ठीक है, चलिए तो अगले हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5वें नंबर प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया था? 13 दिसंबर 2003, 25 अक्टूबर 2004 या 13 जनवरी 2003 या फिर 27 अक्टूबर 2004? फटाफट से बताएंगे। सद्दाम हुसैन की बात कर ले तो ये इराक के राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही लड़ाई में कहे थे कि अब इस बार 100 जंगों की एक जंग साबित हो करके रहेगी, अमेरिका को खुली चुनौती दिए थे। चलिए सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे बिल्कुल सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 दिसंबर 2003 ईस्वी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं सर। छठा नंबर प्रश्न है कि प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध किससे है ये आपको बताना है। सोवियत संघ, ईरान और अफगानिस्तान से अमेरिका तथा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ इराक पर हमला किए गए। अब ये भी प्रश्न जो है आपका एकदम ठीक ठाक जा रहा है, संबंध बताना है। तीसरे अगर बात कर ले तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है मिस्र, फिलीपींस, ईरान और इराक झगड़े से या फिर आपका है उपयुक्तों में से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर 6 की बात कर ले तो बी ऑप्शन ही सही होगा यानी ख ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध में यानी 34 देशों की सेनाओं को मिला करके, अब किसी में अलग सी बातें हैं लेकिन लगभग बात कर ले तो लगभग 34 देशों की सेना अमेरिका मिला करके और अटैक कर दिया। याद रखेंगे तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध जो है ये 34 देशों के साथ लड़ी गई थी। इसको कंप्यूटर युद्ध की भी संज्ञा दी गई है क्योंकि इसमें दिखाए थे कि उस समय में टेलीकास्ट के जो ऑप्शन है सर वो शुरू किया गया था। अमेरिका जो है रिकॉर्डिंग कर करके दिखाना चाहता है कि कैसे अमेरिकी सेना जो है एकदम मार के पानी पिला दे रही है। चलिए अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए। चलिए अगले 7 नंबर प्रश्न है कि वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्चस्व के बारे में कौन सी लाइनें गलत है? तो ये आपको गलत चुनना है। पहले आप बढ़िया से देख लेंगे सारे ऑप्शंस को, 7 के सारे ऑप्शन को एकदम बाखूबी ढंग से आप देख लीजिए और आप चुनिए। सबसे पहले तो इसका एक है कि इसका अर्थ है किसी एक देश की अगुवाई का प्रबल है। दूसरा है इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनानी में एंथेक्स की प्रधानता को सिंचित करने के लिए किया गया था। वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजय होती है। चौथा है वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर दिया। अब ये बताना है कौन कथन गलत है। गलत कथन को ये आपको देखना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। आप इसको बढ़िया से पढ़ करके बिल्कुल आराम है, अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो वहां पे आप कमेंट करिएगा। चलिए ठीक है, ये आपका 8वें नंबर प्रश्न है। यहाँ पर भी लॉन्ग है, इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, इसके लिए आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है? तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न पे डायरेक्ट हम आपको ऑप्शन बता दे सही, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। किसी भी देशों के व्यवहार पर अंकुश जो है वो सर क्या कर सकते हैं,
एक मिनट, ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। समकालीन विश्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिकी की चलती है, ये सही बात है। दूसरे, विभिन्न देशों एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं, ये आपका विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं। जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है, ये ठीक है आपका। और ये दूसरा भी आपका सही है। और आपको गलत कथन चुनना है तो विभिन्न देश एक दूसरे पर जो है बल का प्रयोग कर रहे हैं, यही लाइनें आपका क्या हो जाएगा सर? तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और देख लीजिए, एक ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। तो यहाँ पे ये भी आपका लाइन जो है वो लगभग सही ही जा रहा है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को अगर देखें तो है इराकी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसकी मुक्ति अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब ध्यान सुनेंगे, इराकी फ्रीडम से संबंधित जो एक लाइन है जिसको गलत है, इसको चूज करना है। इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन ने 40 से ज्यादा देश शामिल हुए, ये आपको पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरे ऑप्शन की अगर बात कर ले तो यह है इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक संहार और हथियार से रोकने के लिए किया गया। ये तो एकदम बिल्कुल ऑप्शन सही है। अमेरिका वाला ये कहा था कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक एक बहुत बड़ी रूप से सामूहिक हथियार वगैरह ये सब जुटा रहा है और ये सबको रोकने के लिए अलग तर्क दे रहा है, ये सही होगा, ठीक है। समय के हिसाब से जल्दी जल्दी बोल रहे, लड़खड़ाहट हो रहा है। इस कार्यवाही से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ले ली गई थी। देखिए यही पर एकदम सही होगा। अमेरिका जब इराक की फ्रीडम चलाया था, इराक पर हमला किया है, तो इराक पे हमला करने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहते हैं, इससे कोई अनुमति नहीं लिया गया है। लेकिन इस लाइन में कह रहा है कि अमेरिका ने अनुमति लिया है। तो यहाँ पे 9वां के बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम 110% एकदम सही है। चलिए 10वें नंबर प्रश्न देखेंगे और इसका आज लास्ट प्रश्न है और फिर हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर के ऊपर में। अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश कौन लगाता है? ये आपको बताना, अमेरिका के वर्चस्व पर कौन अंकुश लगाता है? सीटों के देश, नाटो के देश, बगदाद पैंट के देश या फिर सोवियत रूस के देश? ये आपको बताना है कि कौन देश जो है अमेरिकी वर्चस्व पर अंकुश लगाता है। जल्दी से फटाफट से बताएंगे। अमेरिकी वर्चस्व पर अगर कोई अंकुश लगाने वाला है तो वो है नाटो के देश। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह बहुत सारे देश शामिल है। तो और इनकी दिन प्रतिदिन देशों की संख्या बढ़ती चली जा रही। तो यहाँ पे ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए 10वें के बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं अगले वीडियो सीरीज में। आप हमारे चैनल पे आ जाइए, दूसरा वीडियो ओपन कर लिए, ये तब तक देख लेंगे। देखने के बाद आप पूरी कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में कर लेंगे। आपका कंफ्यूजन पे हम वाले प्रश्न पे हम विचार करके उसको संशोधित करके फिर से डाल देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। चैनल में जाकर के दूसरे वीडियो को आप ओपन करिए, अधिक से अधिक फुल चैप्टर को एकदम कवर कर लीजिए ऑब्जेक्टिव, और तब एकदम क्लास में जाइए। सारे ऑप्शन आपके देखे ही आएंगे, ऑप्शन हो चाहे क्वेश्चन हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।